हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को असामान्यता के इतिहास एवं स्थिति के बारे में जितनी भी बातें बताई गई थी उससे आगे बताते हुए मैं सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक आदरणीय श्री पीनेल साहब का नाम बताना चाहूँगा। फ्रांस के रहने वाले फिलिप पीनेल एक ऐसे मनोचिकित्सक थे जिन्हें फादर ऑफ साइकेट्री के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भी असामान्यता को लेकर काफ़ी अध्ययन किया और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि ह्यूमनिस्टिक मानवीय कारणों से या मानवीय तरीके से ही मानसिक रोगियों का इलाज किया जा सकता है। 1792 ईस्वी में जब फ्रांस की राज्य क्रांति का पहला चरण समाप्त हुआ, उसी समय इनको ला बिस्टेरे नामक मानसिक अस्पताल का प्रभारी बनाया गया और वहाँ रहने के क्रम में इन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए और मानसिक रोगियों के इलाज में एक ऐसी विचारधारा को उत्पन्न किया जिस कारण से इनको मनोचिकित्सा या मॉडर्न साइकेट्री का जनक के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इन्होंने जो रोगियों को चेन से बांधने की प्रथा थी, असामान्य तरीके से पशुओं जैसा इलाज किया जाता था, उसके ठीक विपरीत इन्होंने शारीरिक रोगियों के तरह स्वस्थ माहौल में रखकर उन्हें सारी सुविधाओं को प्रदान करते हुए, सुखद व्यवस्थाओं को प्रदान करते हुए और उनके मानसिक रोगियों के मनोरंजक स्थिति को मनोरंजक बनाते हुए, सुहाना बनाते हुए इन्होंने मानसिक रोगियों के इलाज की बात की। तो अपने आप में एक यह नई बात थी जिसका कई मनोवैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने हंसी मजाक करके इनका मजाक उड़ाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलिप पीनेल महोदय के इस विधि के कारण, इस सिस्टम के कारण यह देखा गया कि जितने भी मानसिक असामान्य व्यक्ति हैं उनके व्यवहार में अचानक से असामान्यता का गुण कम होने लगा। पहले असामान्य व्यक्ति या मानसिक रोगी उछलना, कूदना, तोड़फोड़ करना, विभिन्न तरह का उत्तेजक और असंवैगिक व्यवहार करते थे, जिसमें काफ़ी अंतर आने लगा। अब वे शांत तरीके से चिकित्सक को भी मदद करने लगे और शारीरिक रूप से रोगी के तरह उनका इलाज करने में वो भी मदद करने लगे। तो इसीलिए पीनेल महोदय का नाम आधुनिक मनोचिकित्सक के रूप में बड़े आदर के साथ लिया आता है। बाद में चलकर पीनेल को साल्पेट्री अस्पताल का कार्यभार दिया गया, जहां पर उस अपने आंदोलन को वो आगे बढ़ाते रहे और बहुत से इलाज किए, जिसका बहुत सार्थक परिणाम, उत्साहवर्धक परिणाम निकला। बाद में चलकर उनके शिष्य जीन एक्सयूट्रॉल नामक जो मनोचिकित्सक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया और ऐसे कई अस्पताल की स्थापना की जो पीनेल के फिलॉसफी पर आधारित थी। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस, ये सारे आंदोलन फ्रांस में हो रहा था। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस संभवतः पहला देश था संसार का जहां मनोचिकित्सा या मानसिक असामान्य व्यक्तियों के इलाज के लिए सर्वप्रथम व्यापक स्तर पे काम किया गया और आधुनिक तरीके से ही काम किया गया, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाया गया। तो फ्रांस को पहला देश हम मानते हैं जहाँ मानसिक रोगियों के साथ मानवीय व्यवहार की बात हुई।
इसके कारण से, इसके प्रभाव के फलस्वरूप कई अन्य देशों में क्रांतिकारी कार्य चलने लगा। उसी तरह इंग्लैंड में विलियम टर्क ने मानसिक अस्पतालों की स्थापना की, जिसका नाम यार्क रिट्रीट रखा, और ठीक पीनेल से मिलते जुलते व्यवस्थाओं के आधार पर इन्होंने इलाज चालू किया। इस तरह स्पष्ट है कि जो प्री साइंटिफिक एज था, जो कि 1800 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक का माना जाता है, उसमें जो व्यवस्थाएं थी इलाज की, उस इलाज की व्यवस्था को बदलते हुए पीनेल महोदय ने एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बाद के समय में इसको चेंज कर दिया, जिसका व्यापक प्रभाव मनोचिकित्सा के क्षेत्र में पड़ने लगा। अब हम आगे चलते हुए आज असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक उद्भव, जिसको कि 1801 से लेके 1950 ईस्वी तक के कालखंड में बांटा गया है, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें मॉडर्न ओरिजिन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे। ये 150 साल में हम देखेंगे कि असामान्य मनोविज्ञान या मानसिक रोगियों के इलाज के लिए विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का क्या उपचार विधि रही, उनके क्या सुझाव रहे, और मानसिक रोगियों के इलाज में उनसे कितना फ़ायदा हुआ। तो पीनेल एवं टर्क द्वारा दी गई मानवीय उपचार विधियों का हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में काफ़ी हलचल मचा दिया था, और अमेरिका में भी इनसे मिलते जुलते बेंजामिन रस के द्वारा बहुत सा काम हुआ, जैसे पेंसिल्वानिया अस्पताल में यह काम 1800 ईस्वी के आसपास में बहुत तेज गति से होने लगा। और इन्होंने रस महोदय ने ये बताया कि मानसिक जो असामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके अलग इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। और इन्होंने जो मानसिक रोगी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के इलाज की बात की। सबसे पहले 1812 ईस्वी में रस महोदय के द्वारा ही सर्वप्रथम मनोचिकित्सा के संबंध में, असामान्य मनोरोगियों के इलाज के संबंध में पहली पुस्तक का इन्होंने लेखन किया, प्रकाशन किया। और चूँकि यह प्रकाशन तो हुआ, लेकिन बाद में चल के देखा गया कि यह पुस्तक या यह जो उनकी विधि थी वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकी, क्योंकि यह सिद्धांत एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्र शास्त्र से प्रभावित थे, एवं इसमें कई तरह के शोधक विधियाँ, परगेटिव मेथड्स या ब्लड लेटिंग, जो रक्त प्रवाह की विधियाँ थी, जिसमें पत्थर से पाषाण युग में जिस तरह से सर को छेद कर दिया जाता था और वक्त रक्त निकाला जाता था, इस तरह की भी विधियाँ का इन्होंने रस महोदय ने उपयोग किया। इसीलिए यह अमानवीय विधि थी, इसीलिए उनका जो यह इलाज का टेक्निक था वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अब हम देखेंगे कि अमेरिका में भी 19वीं शताब्दी के आरंभ में मनोचिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी काम होने लगा था। इसमें एक नाम एक स्कूल शिक्षिका लेडीज का आता है, जिनका नाम डोरोथिया डिक्स है। इनका कंट्रीब्यूशन मनोविज्ञान के इतिहास में काफ़ी आदर के साथ लिया जाता है, बहुत काफ़ी रहा। यह महिला मनोविज्ञान असामान्य मनोवैज्ञानिकों को ठीक करने के लिए इन्होंने पॉजिटिव एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, रचनात्मक कार्य एवं नैतिकता को इन्होंने आधार बनाया। और इन्होंने सबसे पहले इन्होंने भी मानसिक रोगियों को अलग अलग सेल में अलग अमानवीय तरीके से इलाज जो हो रहे थे उसको चेंज करते हुए उनको स्वस्थ परंपरा में, स्वस्थ वातावरण में रखते हुए अलग सेल बनाकर इलाज करना प्रारंभ किया। और इन्होंने दो जो टेक्निक अपनाया इलाज का, जिसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क और दूसरा था मोरलिटी, नैतिकता।
तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में खेती बाड़ी, बागवानी, इसी तरह का बहुत सा काम, पेंटिंग, बढ़ईगिरी, कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ खिलौना बनाना, तरह तरह के काम उस मानसिक असामान्य व्यक्तियों से करवाया जाने लगा और उसकी ओर उसकी प्रवृत्ति को, उसके एटीट्यूड को मोड़ने की कोशिश की गई। और दूसरा था कि मोरलिटी, नैतिकता का पाठ उन लोगों को पढ़ाया गया कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। तो इसका व्यापक प्रभाव डिक्स महोदय के इन कार्यों का पड़ा और उन्होंने मानवीय स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किया। महिला मानसिक रोगियों के इलाज के लिए भी उनका योगदान अमर माना जाता है। और इस इतने महत्वपूर्ण काम के अलावा सबसे जो बड़ा काम अमेरिका में उन्होंने किया कि उस कालखंड में अपने जीवन अवधि में उन्होंने 1-2 नहीं 32 मानसिक आरोग्यशालाओं, बड़े बड़े आरोग्यशालाओं का निर्माण किया और उसमें मानवीय पहलू के आधार पे, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए और मानसिक रोगियों में कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ को डालने का काम किया। इस काम के लिए उन्हें मनोविज्ञान में मानवता का सबसे उत्तम योगदान करने वाली महिला के रूप में पुरस्कृत किया गया, इतिहास में जाना भी जाता है। अब इसके बाद हम लोग अमेरिका के अलावा अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी 2 ऐसे देश थे जहां असामान्य रोगियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए। ऑस्ट्रिया में भी कुछ इससे मिलता जुलता ही काम हुआ। इसी क्रम में हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक का नाम चर्चा करेंगे जिनका नाम था मेस्मर, एंटोन मेस्मर, जिनका काम बहुत ही उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और एक आंदोलन के रूप में था, क्योंकि वे अलग हट के, इन सब बातों से अलग हट के पशुओं पर मेस्मरिज्म या पशु चुंबकत्व, एनिमल मैग्नेटिज्म पर काम कर रहे थे। और बाद में चलकर इसी मेस्मरिज्म को सम्मोहन भी कहा गया। सम्मोहन का पुराना नाम मेस्मरिज्म था और मेस्मर के, एंटोन मेस्मर के ही नाम पर था। इसलिए उसी क्रम में उन कामों के सफलता को देखते हुए मेस्मर ने एक मनोस्नायु विकृति साइकोनेरिसिस को असामान्य मनोविज्ञान का एक अलग पार्ट्स के रूप में देखने का काम किया। बाद में नैन्सी शहर के चिकित्सकों जैसे लिवाल्ट, बर्नहीम आदि ने भी सम्मोहन के क्षेत्र में विस्तृत काम किया। इसके बाद हम लोग उस मनोवैज्ञानिक की चर्चा करेंगे जिनका अपना तो खुद काम बहुत रहा ही, बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा ही, उनके शिष्यों ने भी उनसे कई गुना आगे बढ़ के उनके नाम को अमर कीर्ति प्रदान की। उस मनोवैज्ञानिक का नाम है सार्को, जो कि पेरिस शहर के एक बड़े अस्पताल में चिकित्सक थे और वह ब्रिलियंट न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते थे। हिस्टीरिया नामक रोग को दूर करने के लिए उन्होंने जो मेस्मरिज्म या सम्मोहन विधि का उपयोग किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, उसके कारण वह बहुत प्रसिद्ध हो गए और मनोविज्ञान के इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। उन्होंने उनके बहुत ही काफ़ी नामी गिरामी शिष्य हुए, जिसमें फ्राइड, जेनेट आदि का नाम लिया जाता है। उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा असामान्यता के क्षेत्र में, क्योंकि उनका कहना था कि मानसिक असामान्यता का सबसे बड़ा कारण मानसिक आघात, ब्रेन इंजरी को उन्होंने माना, जिसको चलकर जेनेट महोदय ने उस काम को बहुत आगे बढ़ाया। और जेनेट जब अस्पताल के वियना में जब वहाँ पे चिकित्सक बने और डायरेक्टर बने, तो उन्होंने अपने गुरु के काम को बहुत ही आगे बढ़ाया। और जेनेट का भी सबसे बड़ा योगदान साइकोनेरोसिस और डिसोसिएशन के महत्व को अलग से बताना था। तो साइकोनेरोसिस का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था। इसके बाद इनके गुरु ने दिया था, मतलब मेस्मर में दिया था। मेस्मर के बाद
जो मनोवैज्ञानिक सार्को आए तो मेस्मर को भी के कंट्रीब्यूशन को अपनाया था। इसी तरह जो सार्को का मेस्मरिज्म था या सम्मोहन विधि थी, उसी काम को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए साइकोनेरिसिस को, अपने गुरु के बढ़ाए हुए काम को और आगे बढ़ाने का काम किया। और उनका जेनेट का सबसे बड़ा काम डिसोसिएशन के संबंध में था और साइकोन्यूरोसिस और डिसोसिएशन में क्या संबंध है इसको बताना था। इस तरह से हम देखें कि किस तरह से असामान्यता के क्षेत्र में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न जगह जगह पे काम किया। अब हम फ्रांस और जर्मनी के कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक के कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे कि उन लोगों का क्या योगदान रहा। इसके बाद आदरणीय मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड महोदय के कंट्रीब्यूशन की विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।